जिस शख्सियत को हमने आज मदऊ किया है, वेरी टैलेंटेड, मेहनती, ईमानदार हमारे दोस्त हैं और इन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ LLB 2014 में LLB ऑनर BZU मुल्तान से किया और उसके बाद लाइसेंस हासिल करके मार आरिफ सियाल साहब जो कि सेशन जज रिटायर थे उनके पास एसोसिएट प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी और उनके बाद सैयद मोहम्मद अली गिलानी साहब जो कि लीगल एडवाइज़र हैं कैंटोनमेंट बोर्ड मुल्तान के और एक्स प्रेसिडेंट हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, उनके एसोसिएट रहे और उनके पास अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते रहे। उसके बाद LLM के लिए 2016 में BZU से LLM किया और अब माशाल्लाह से PhD स्कॉलर हैं फ्रॉम इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर से और इस वक्त रिसर्च वर्क भी कर रहे हैं। आपकी जो अपॉइंटमेंट है वो 2020 में हुई और अब 2025 में बहैसियत असिस्टेंट प्रोफेसर इस्लामिया यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में अपनी फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं और माशाल्लाह वहाँ पर बहुत अच्छे लेक्चरार हैं, बहुत ही डिसेंट हैं और हमारी मुल्तान बार के मेंबर भी हैं और मेरा भी इनके साथ बहुत अच्छी दोस्ती है और हमने इकट्ठे सैयद मोहम्मद अली गिलानी साहब के पास जो है वो प्रैक्टिस की है क्योंकि मैं ख़ुद भी लीगल एडवाइज़र हूँ कैंटोनमेंट बोर्ड का। तो मैं आपसे इल्तमास करूँगा कि तवज्जो से सुनेंगे और जो सवालात होंगे वो आखिर में किए जाएंगे। तो मैं गुजारिश करूँगा मैं रज़ाक भट्टी साहब से कि आप तशरीफ़ लाएँ और ADR पाकिस्तान सिस्टम पर अपना लेक्चर पेश करें। First of all, I am very thankful to the respected President District Bar Association, Multan, and General Secretary and other executive members of the District Bar Association and distinguished audience and learned members of the Multan Bar Association. Assalamu alaikum. जैसे कि मलिक साहब ने बहुत सारी बातें मेरे बारे में की, तो सिर्फ मैं इतना कहूँगा कि जितना भी अरसा हमने वकालत इस मुल्तान बार में की उसमें सबसे ज़्यादा गाइडेंस हमारे सीनियर्स उन्होंने हम रोल प्ले किया कि हम डे बाय डे जो चीज़ें लॉस के अंदर आप प्रैक्टिकली देख रहे होते हैं उसको इनकॉर्पोरेट कैसे करना है और अदालत में कैसे अपेयर होना है, ये सारे मैनर्स हमने यहाँ से सीखे हैं। और आज बतौर उस्ताद अगर इस्लामी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ तो वही मेहनत काम आ रही है। तो ज़रा आज का जो हमारा टॉपिक है उस तरफ मूव करते हैं। उसका नाम है जी रेलेवेंस ऑफ ADR इन द जुडिशल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। जिस तरह आप डेली बेसिस पे देखते हैं कि हमारे सामने एक सिस्टम है जिसे आप लिटिगेशन सिस्टम कहते हैं, उसमें जनरली अगर आप उसे कैटेगराइज करते हैं तो एक हमारे पास सिविल लिटिगेशन सिस्टम आपके पास मौजूद है। सेकंड अगर आप मेजर देखेंगे जनरल तो उसके अंदर आपके पास क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस सिस्टम आपके पास अवेलेबल है। तो स्टार्ट करने से पहले कुछ फ्रेजेस हैं और कुछ मैगज़िन्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं और फिर उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो फर्स्ट वन इज़ आप डेली बेसिस पे देखते हैं जो डिफरेंट जजमेंट्स होती हैं हाई कोर्ट इवन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, जिसके लिए डिफरेंट प्रिंसिपल सेट किए गए हैं। तो उनमें फ़र्स्ट वन जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। आप अक्सर सुनते हैं कि जहाँ पर जस्टिस डिले होगा वहाँ जस्टिस कंसीडर ये किया जाएगा इट अमाउंट्स टू अ डिनाइल। एंड द सेकंड वेयर लॉ एंड्स टायरनी बिगिंस। ये भी अगर आप देखेंगे जो इंग्लिश फ़िलासफ़र्स हैं या इंग्लिश स्टेटमेंट्स थे 18th सेंचुरीज़ में, ये उनके बनाए हुए उसूल थे। एंड द थर्ड वन द मोर लॉज द लेस जस्टिस। प्रैक्टिकली अगर आप बात करें तो बहुत सारे ऐसी कंट्रीज़ आपको नज़र आएंगी जहाँ कवानीन की बहुतात है, मतलब बहुत सारे कवानीन आपको हर एस्पेक्ट पे लॉ मिलेगा। और अगर आप प्रैक्टिकली वहाँ जज करते हैं तो वो आप देखेंगे कि द क्वेश्चन अराइज रिगार्डिंग लेस जस्टिस। तो ये बेसिक फ्रेजेस मैगज़िन्स हैं जो आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो आप स्टार्ट करते हैं हम पहली चीज़ ADR वर्सेस लिटिगेशन। आप में से कोई बता सकता है कि ADR से मुराद क्या है, या आपने पढ़ा हो कोई जनरली एक जी बताएं प्लीज़। ठीक है, इसके अलावा फर्दर मतलब अगर हम इसे
ठीक है, मतलब आपने उसे पढ़ा भी है और उसे देख भी रहे हैं। तो आप स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा, ये है क्या। पहली चीज़ आपने ये नोट करनी है कि इट इज़ एन अल्टरनेटिव मोड ऑफ जस्टिस, कि ये ऐसा सिस्टम है जो लिटिगेशन से हट के अल्टरनेटिव मोड ऑफ जस्टिस की तरफ वेस्ट करता है अपने आप को। अगर इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, बेसिकली ये डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज़्म है, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के डिस्प्यूट्स हैं जो डिसाइड होंगे विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट प्रोसेस। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं और फिर उसके बाद इसे डिस्कस करते हैं। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन रेफर्स टू अ मेथड रिजॉल्विंग डिस्प्यूट आउटसाइड द ट्रेडिशनल कोर्ट सिस्टम and offering option like number 1 negotiation, number 2 arbitration, and number 3 is mediation, and the 4th one is the settlement। मतलब अगर आप इसे कैटेगराइज करेंगे तो हमारे पास जो चीज़ें हैं, फर्स्ट वन इज़ दी मीडिएशन, सेकंड निगोशिएशन, थर्ड आर्बिट्रेशन। ये इसके सारे के सारे पैरामीटर्स हैं और जो कवर करेंगे एडीआर को। और अगर आप लिटिगेशन की बात करेंगे तो लिटिगेशन में आपने ये देखा कि हमारे पास एक सिविल कोर्ट का सिस्टम है, क्रिमिनल कोर्ट का सिस्टम है, और पैरेलल अगर आप देखेंगे डिफरेंट स्पेशलाइज्ड कोर्ट्स भी आपके पास मौजूद हैं, जिसमें आप फैमिली कोर्ट कह सकते हैं, रेंट ट्रिब्यूनल कह सकते हैं। वो सारी की सारी चीज़ें वेस्ट करती हैं। और आप ज़रा लिटिगेशन को देखते हैं कि लिटिगेशन की डेफिनेशन क्या है। लिटिगेशन रेफर्स टू द इन्फोर्समेंट ऑफ वन राइट्स थ्रू द रेगुलर कोर्ट्स, या आप इसका नाम ये भी कह सकते हैं, रेगुलर कोर्ट्स की जगह हम इसको ये भी यूटिलाइज कर सकते हैं कि ट्रायल कोर्ट्स इन विच कोर्ट हैज़ जुरिस्डिक्शन टू डिसाइड और एडजुडिकेट द मैटर दैट विल बी टर्म्ड एज लिटिगेशन। उस सारे के सारे प्रोसेस को आप कवर करेंगे लिटिगेशन के अंदर। नेक्स्ट स्लाइड जी, यहाँ थोड़ा सा कुछ रेलेवेंट मतलब इसके लॉज के हवाले से बात करते हैं कि एडीआर जो लॉ है, इसमें कितने किस्म के लॉज जो हैं वो इस टाइम इन फील्ड हैं। पहली चीज़ आप देख लें जी, जुडिशल सिस्टम को अगर हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर आपके पास प्राइमरी चीज़ के ऊपर जो सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में अगर हम एक चैप्टर है जिसे आप कहते हैं आर्टिकल 175 से रेलेवेंट, जिसका नाम है जुडिकेचर। अगर आप जुडिकेचर देखेंगे तो उसके अंदर पैरेलल आपके पास सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उसकी ओरिजिनल, एपलेट, रिविजनल, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, वो सारी की सारी उसमें डिस्कस की गई हैं। और फिर उसके बाद अगर फर्दर उसे कंटिन्यू करेंगे तो आपके पास सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट आती है जिसे आप कहते हैं हाई कोर्ट। आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते हैं, आर्टिकल 199 का यूजेज है, जिसको आप एक तरफ कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन, या अगर आम अल्फाज में उसे आप बात करेंगे उसके लिए आप वर्ड यूज़ करते हैं रिट जुरिस्डिक्शन। तो वो रिट जुरिस्डिक्शन बेसिकली 5 किस्म के डिफरेंट रिट्स जो हैं वो डिफ़ाइन करती हैं। तो मतलब वो आप मेरे से ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि वो कितनी काइंड्स की रिट्स हैं और क्या क्या वो पूरा स्ट्रक्चर आपके पास मौजूद है। फिर पैरेलल अगर आप बात करेंगे तो आपके पापास एक आर्टिकल है 212 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो आपको डिफ़ाइन करता है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, जहाँ पर सिविल सर्वेंट के केसेस अराइज होंगे, मतलब जहाँ एडजुडिकेट होंगे। और यहाँ आप अक्सर देखते हैं कि जो कोर्ट्स की ऑब्जर्वेशन होती है, जहाँ आर्टिकल 212 का बार होगा वहाँ आप एक्सरसाइज रिट जुरिस्डिक्शन नहीं कर सकते। तो ये सारे का सारा जो स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, ये एक आपको लिटिगेशन स्ट्रक्चर मिलेगा और जुडिकेचर के अंदर अम्ब्रेला में हायर कोर्ट्स का मौजूद है। और अब अगर इसकी सबऑर्डिनेशन की बात करते हैं तो हमारे पास पैरेलल डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर आप देखते हैं एक सिविल कोर्ट सिस्टम है, दैट विल बी गवर्न्ड बाय द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर या सीपीसी जिसे आप कहेंगे। और रेड विद अगर उसको आप पढ़ेंगे तो सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस 1962, जो आपको सिविल जजेस के हवाले से भी गाइड करेगा कि सिविल जज की क्या अख्तियारात हैं, क्या पावर्स हैं, अलॉन्ग विद सीपीसी। और पैरेलल साइड पे अगर आप देखेंगे जो आपके पास क्रिमिनल ट्रायल सिस्टम मौजूद है, तो उसके लिए आपके पास मेजर जो बुक है वो CRPC आपके पास है, जो डिराइव करेगा पावर कि मैजिस्ट्रेरियल कोर्ट्स की क्या पावर है और सेशंस कोर्ट की क्या पावर है, अलॉन्ग विद कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ इन केस ऑफ अपील और इन केस ऑफ रिव्यू और रिवीजन। अब फर्दर ज़रा इसको ब्रॉडर करते हैं ADR को। इसके लिए सबसे पहले अगर जिनके पास नोटबुक है तो वो नोट कर लें। पहला आपके पास प्राइमरी लॉ था CPC, जिसके अंदर सेक्शन था 89A और अलॉन्ग विद 89, दोनों सेक्शंस की अगर आप वर्डिंग पढ़ें तो 89 आपको बताता है आर्बिट्रेशन क्या है।
आर्बिट्रेशन को उर्दू में अगर आप एलेबोरेट करते हैं तो आपके पास एक वर्ड आता है जिसे आप कहते हैं सालिसी का, या सालिसी का कानून जिसे आप कहेंगे, 1940 में बना था। और बनने के बाद पैरेलल इसके एडवांस स्टेज जो थी वो ADR की सूरत में अमेंडमेंट के थ्रू इनकॉर्पोरेट किया गया, जिसे आपने कहा ADR अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। पहली चीज़ हमारे पास ये थी, मतलब इनिशियली अगर आप देखेंगे जो कोर्ट प्रैक्टिस करती थी वो इस लॉ से हेल्प लेती थी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आप देखते हैं कि जैसे लॉ इवॉल्व हो रहा है और डेवलपमेंट लॉ में हो रही है, तो आप देखते हैं कि दुनिया के अंदर, मतलब क्योंकि हमारा जो लॉ है वो हमने इनहेरिट किया है ब्रिटिश सिस्टम से, और बहुत सारे ऐसे कवानीन हैं आपके पास जो कलोनियल इरा के लॉज हैं, जैसे CPC 1908, CRPC आप पढ़ते हैं 1898, PPC पढ़ते हैं 1860, लिमिटेशन एक्ट 1908। तो बहुत सारे ऐसे कवानीन हैं जो हमारे पास प्री इंडिपेंडेंस लॉ मौजूद हैं, और फिर उसके बाद उनका इन्फ्लुएंस उसी तरह एज़ इट इज़ आज भी अगर आप देखेंगे 2025 में वो आपको थ्रू ऑर्डर्स, थ्रू लेजिस्लेशन और थ्रू आपकी जो प्रेसिडेंट्स हैं वो उन सिस्टम के थ्रू इनकॉर्पोरेट होता आ रहा है। तो पहली चीज़ थी ये सारा सिस्टम। और फिर इसकी जब इवॉल्वमेंट हुई तो पहला आपके पास कानून इस्लामाबाद की सूरत में जो इन्फोर्स किया गया ADR एक्ट 2017, पहला लॉ जो मतलब CPC को जिसने साइड पे करके एक अलग स्पेशल लेजिस्लेशन बनाई वो 2017 में आई। और फिर उसके बाद अगर हम अपने पर्टिकुलर प्रोविंस ऑफ पंजाब की बात करें तो उसमें आप देखेंगे हमारे पास ADR एक्ट 2019 आज तक मौजूद है, और उसी के ऊपर ही डे बाय डे बहुत सारे फैसले भी हैं जो आप देखते हैं कि अदालतों के थ्रू हम हासिल कर रहे हैं और उसकी एप्लीकेशन हम कर रहे हैं। तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये जो ADR एक्ट है इसके अंदर इसकी क्या डोमेन है और इसके अंदर कौन से ऐसे डिस्प्यूट्स हैं जो हम सेटल कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखें ये जो ADR एक्ट 2019 है इसके 26 सेक्शन है टोटल, मतलब ये 26 सेक्शन पे बेस एक कानून है, और जो 2 तरह की बेसिक रेमेडीज़ आपको प्रोवाइड करता है। फर्स्ट रेमेडी इन केस ऑफ सिविल डिस्प्यूट्स दैट विल बी टर्म्ड एज सिविल रेफरेंस, मतलब जहाँ पर डिस्प्यूट राइज होगा सिविल लिटिगेशन से रेलेवेंट तो उसे आप कहेंगे सेक्शन 3 इसका है, इस एक्ट का वो डिफ़ाइन करेगा। और इस एक्ट की एक सबसे अच्छी जो खूबी, मतलब जो नॉर्मली एक सवाल हमारे जहन में अराइज़ होता है कि क्या जो क्रिमिनल सिस्टम है या क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं वो भी इस लॉ का हिस्सा बन सकते हैं या नहीं। तो इस कानून की ये खूबी है कि इसके अंदर एक सेक्शन 4 इनकॉर्पोरेट किया गया, और उसके लिए उन्होंने हेल्प ली CRPC में। अगर आप देखें सेक्शन 345 सब क्लॉज 1, जिसको आप डेली देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे ऑफेंसेस जो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस हैं उन्हें रेगुलर ट्रायल कोर्ट्स जो क्रिमिनल हैं वो कंपाउंड करती हैं ऑन द बेसिस ऑफ द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द पार्टीज एज लॉयर्स। तो वो यहाँ पर भी उन्होंने उसका मैकेनिज़्म इसके अंदर इनकॉर्पोरेट किया कि सिविल रेड विद क्रिमिनल केसेस वो भी यहाँ पर एडजुडिकेट हो सकते हैं। नेक्स्ट जी, आखिर हमें इस कानून की क्यों ज़रूरत है, मतलब इसकी क्या ज़रूरत आ पड़ी है कि ये प्रैक्टिस भी हो रहा है। और बहुत सारे लोग, मतलब हम नॉर्मली जब कचहरी में आते हैं तो हमारे पास 2 ही मेजर एरियाज़ हमें नज़र आ रहे होते हैं, एक सिविल साइड, एक क्रिमिनल, और तीसरा अगर आप देखें फैमिली साइड आपको नज़र आती है। लेकिन अगर आप देखेंगे जो बड़े शहर हैं, बिग सिटीज़ हैं, वहाँ पर आप देखेंगे इसकी प्रैक्टिस बड़ी इमर्जिंग प्रैक्टिस है। अगर लाहौर आप चले जाएँ, इस्लामाबाद देखें, कराची देखें, ये 3 मेजर कंट्रीज़ हैं जहाँ पर जो ADR की प्रैक्टिस है, एक तो वो इन ऑफिस प्रैक्टिस ज़्यादा है, और उसके बेनिफिट्स अगर आप देखेंगे तो आपके पास मल्टीपल हैं। उसमें नेशनल पर्सपेक्टिव के भी हैं और इंटरनेशनली भी हमारे मुल्तान से बहुत सारे लॉयर्स हैं जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो आजकल लाहौर है। लास्ट टाइम भी उनका एक लेक्चर था, मुझे मौका मिला था, मैंने वो अटेंड किया था, शेख मोहम्मद अली साहब। वो बाकायदा तौर पे इंटरनेशनली भी केसेस को डील कर रहे हैं और यहाँ पर भी वो अपना टाइम इसी ADR और आर्बिट्रेशन से रेलेवेंट पूरी प्रैक्टिस कर रहे हैं। और लाहौर हाई कोर्ट ने उन्हें चेयरमैन भी अपॉइंट किया था लास्ट कैबिनेट ने कि ADR कमेटी का। तो मतलब ये नहीं कि इस लॉ को जो आज हम ये जो लेक्चर ले रहे हैं इसका कोई फ़ायदा होगा इन प्रैक्टिकल फील्ड या नहीं। अगर आप में से कोई बच्चे जो फर्दर मतलब पढ़ना चाहते हैं, LLM करना चाहते हैं या PhD करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो स्कॉलरशिप बेस्ड है।
और वो स्कॉलरशिप अवेल करके वो आर्बिट्रेशन की फ़ील्ड को कंटिन्यू कर सकते हैं या ADR की फ़ील्ड को कंटिन्यू कर सकते हैं। अब थोड़ी सी बात करते हैं इसके ऊपर कि इसकी आखिर क्यों ज़रूरत आई इस न्यू लेजिस्लेशन की। हम डेली देखते हैं कि एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है जिसे आप कहते हैं पेंडेंसी ऑफ केसेस, मतलब एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है और इवन इसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ज़रूरत फील हुई कि उसे एड्रेस करना पड़ा कि उन्होंने इसके फिगर जो है वो कोट आउट किया थ्रू जजमेंट कि कितनी पेंडेंसी इस टाइम पाकिस्तान में केसेस की है। उससे पहले कुछ फैक्टर्स और भी थे जिसके अंदर मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मैनिपुलेट की गई कि ये फिगर्स हैं, लेकिन बाद में अल्टीमेटली उसे करेक्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक केस के थ्रू वो डिसाइड किया और उसे बताया कि कितने प्रेजेंटली हमारे पास केसेस जो हैं वो पेंडिंग है। वो मैं आगे चल के आपको थोड़ा सा बताता हूँ। पहला था बर्डन ये कि जो पेंडेंसी। सेकंड आपने देखा जी हमारे यहाँ डिलेज़ बहुत ज़्यादा है प्रोसीडिंग के अंदर। आप देखते हैं अगर नॉर्मली अगर एक सिविल सूट की बात करेंगे तो वो कम अज़ कम मेरी नज़र में वो तकरीबन 6 से 7 साल लेगा। और अगर इस चीज़ को आपने चेक करना है तो बहुत सारे रिसर्च पेपर भी लिखे जा रहे हैं और वो मैंने देखे भी हैं जिसके अंदर उन्होंने साइंटिफिक टूल के ज़रिए डिटरमिन किया कि जो पेंडेंसी ऑफ केसेस है वो कितने टाइम पीरियड में एक सिविल जो नॉर्मल सूट है वो डिसाइड होता है। और अगर आप क्रिमिनल साइड पे भी देखेंगे तो वो भी टाइम टेकिंग है, उसके अंदर भी आप ये नहीं कह सकते कि प्रॉम्प्ट जस्टिस सिस्टम अवेलेबल है। थर्ड वन इसमें एक एस्पेक्ट था कि रिडक्शन ऑफ हॉलीडेज़। जैसे आप देखते हैं कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा छुट्टियों पे रहते हैं, अक्सर आप देखते हैं जो कोर्ट सिस्टम में उसमें 2 डिफरेंट मोड्स हैं, तो वो उसमें भी उन्होंने इस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए एक ऐसा सिस्टम दे दिया पैरेलल के उसमें ज़रूरत ही नहीं है। जब आप ये ऑप्शन ऑप्ट करेंगे वो पूरा साल आपके पास अवेलेबल है सिस्टम, तो उसके तहत आप उसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो ये चंद एक फैक्टर से जिसकी वजह से उन्होंने इसे इनकॉर्पोरेट किया। अब थोड़ी सी फैक्ट्स की बात करते हैं। क्या ये जो सारा सिस्टम है क्या इसकी ऑथेंटिसिटी कोई हमारा कोर्ट सिस्टम भी करता है या नहीं करता? तो उसके लिए मैं आपको एक लिंक बता रहा हूँ, वो आपके लिए बड़ा यूज़फुल भी होगा, आपकी प्रैक्टिस के लिए भी। एक वेबसाइट है जी लाहौर हाई कोर्ट की, LHC। आप जब ये सर्च करेंगे तो उसके अंदर डिफरेंट आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। उसी के अंदर एक आपके पास ऊपर नज़र आएगा ब्लिंक जिसके अंदर लिखा होगा ADR, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। और वहाँ पर अगर आप देखेंगे उसके अंदर पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स और उसकी रिपोर्ट्स वहाँ मौजूद हैं कि 2017 से लेके 2019 तक जब ये सेंटर बने थे, और आपने देखा कि पूरे पंजाब में बने थे सेंटर, और आज भी कई ऐसी सिटीज़ हैं जहाँ पर ये गवर्न हो रहे हैं। उसकी एग्जांपल एक लास्ट टाइम मैंने देखा कि वो बहावल नगर जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट है वहाँ पर अलग उनका एक जो सेंटर है वो काम कर रहा है जो मीडिएशन की प्रोसीडिंग इनिशिएट कर रहा है। तो ये आपको डाटा वहाँ से मिल सकता है लाहौर हाई कोर्ट की वेबसाइट से, और उसके तमाम लॉज भी आपको वहाँ से मिल सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं जी, ये जो ADR की डोमेन हमने जैसे डिस्कस की है कि इसके अंदर आर्बिट्रेशन है, मीडिएशन है, निगोशिएशन या सेटलमेंट। अब इन तीनों चारों में डिफरेंस क्या है? कोई बता सकता है व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन? एक बंदा कोई, सर आप अगर रोशनी को डालें जी। नहीं चले, मैं इसमें थोड़ी सी चीज़ ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल आर्बिट्रेशन मीडिएशन ये दोनों अगर आप देखेंगे सेम एस्पेक्ट इनके अंदर मौजूद है कि थर्ड पर्सन जो होगा वो डिसाइड करेगा आपका मैटर। मतलब 2 पार्टीज़ के दरमियान कंसेंसस डेवलप हुआ कि A एंड B कि हमने अपना मैटर रिजॉल्व करना है थ्रू आर्बिट्रेशन या मीडिएशन। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स विल बी गवर्नड अंडर आर्बिट्रेशन एक्ट 1940। अब ये आप देखते हैं कि जो सिविल कोर्ट में भी इस तरह की प्रोसीडिंग्स आती हैं उनका बाइंडिंग इफ़ेक्ट है। और जबकि आप मीडिएशन की जब आप बात करेंगे, मीडिएशन वॉलेंटरी एक सिस्टम है जिसके अंदर आप इंडल्ज करेंगे प्रोसीडिंग्स और उसका बाइंडिंग इफ़ेक्ट नहीं है। दोनों में डिफरेंस ये है, एक का बाइंडिंग इफ़ेक्ट है दूसरे का नहीं है। मतलब वो चैलेंज हो सकती है, ओपन टू द पार्टीज़ है। और सेम लाइक अगर आर्बिट्रेशन चैलेंज करेंगे तो वो आर्बिट्रेशन एक्ट के अंदर मौजूद है प्रोविजंस जो सर्टेन ग्राउंड्स उन्होंने बताए हैं। इन केस ऑफ मिसकंडक्ट, इरेगुलरिटी, देन यू कैन चैलेंज दैट अवार्ड, अदरवाइज नॉट। तो ये एक सर्टेन डिफरेंस है जो आप देखेंगे आपके पास मौजूद है। नेक्स्ट, आर्बिट्रेशन को अगर हम देखें
तो आर्बिट्रेशन आपके पास दो किस्म की है। वन इज़ दी डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन, जो गवर्न करेगी आपके पास 1940 के एक्ट के तहत, और सेकंड अगर आप एस्पेक्ट देखते हैं आपके पास एक है इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, जो गवर्न करेगी आपके पास एक 2011 का एक्ट है, उसके तहत वो फॉरेन आर्बिट्रेशन अवार्ड जो होते हैं उनकी इंकॉर्पोरेशन भी पाकिस्तान में हो सकती हैं। उसकी मिसाल के लिए मैं आपको बताता हूँ कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जिसमें एक पार्टी आपके पास पाकिस्तान की है और सेकंड आपके पास जो एस्पेक्ट है या पार्टी है, एंटिटी है, वो फॉरेन एंटिटी है। तो अगर उनका भी कोई डिस्प्यूट अराइज होगा तो वो सेटल कर सकते हैं, पाकिस्तान में भी कर सकते हैं, इवन आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन ऑफ पाकिस्तान भी कर सकते हैं। तो उसके हवाले से अगर आपको जजमेंट एक मैं आपको लिखवाता हूँ, वो आपके लिए बड़ी बेनिफिशियल होगी कि जो इन्फोर्समेंट ऑफ अवार्ड्स है वो कैसे हो सकती है, वो नोट कर लें। PLD 2023 लाहौर 621, PLD 2023 लाहौर 621, and the second judgment is PLD 2021 लाहौर 398, और एक और जजमेंट है 2014 YLR 1628। ये तीनों जजमेंट्स जो हैं ये बेसिकली आपको आर्बिट्रेशन के हवाले से बताएंगी उसका पर्सपेक्टिव, और रेड विद आपको इसका बताया जाएगा कि पर्सपेक्टिव जो फॉरेन आर्बिट्रेशन अवार्ड है उनकी इन्फोर्समेंट पाकिस्तान में कैसे होगी। और अभी जो हम बात कर रहे थे कि जी पेंडेंसी ऑफ केसेस की, उसके लिए भी जजमेंट लिख लें। CPLA नंबर 3300 ऑफ 2024। अगर इस जजमेंट को देखें तो इसके मुताबिक आपके पास 2.2 मिलियन केसेस पेंडिंग है इस टाइम पाकिस्तान में, 2.2 मिलियन। और इसके साथ अगर आप रिपोर्ट देखना चाहें वो लॉ एंड जस्टिस कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट भी आप देख सकते हैं, जो आपको वो कवर करेगी कि पेंडेंसी ऑफ केसेस इस टाइम पाकिस्तान में कितने डिपेक्ट कर रही है। और फिर इसके बाद अगर हम फर्दर इसको देखें तो दुनिया के अंदर आपके पास इसके पास पैरेलल सिस्टम मौजूद हैं लाइक इंडिया, क्योंकि आप देखते हैं हमारी जो जजमेंट्स हैं हायर कोर्ट्स की, उसके अंदर ये दोनों पर्सपेक्टिव मौजूद हैं। उसके अंदर आप अक्सर कई आपको ऐसी जजमेंट्स मिलेंगी जिनमें हम इंडियन फैसलों का हवाला देते हैं। आपके पास UK का लॉ है, यूनाइटेड किंगडम की जजमेंट्स, कनाडा की जजमेंट्स, वो आपके जो हम जब देखते हैं ये रिसाले जैसे SCMR का जर्नल देखेंगे या PLD देखेंगे, उसके अंदर भी वो इनकॉर्पोरेट होते हैं डिसीजन। तो मीनिंग देयर बाय वो हम उनसे इन्फ्रेंस ड्रॉ कर रहे होते हैं कि इस टाइम दुनिया में क्या प्रैक्टिसेस हैं जिसके तहत ये सारा सिस्टम गवर्न कर रहा है। तो अल्टीमेट अगर आप बात करेंगे तो ये जो ADR सिस्टम है ये 2019 के तहत गवर्न कर रहा है पंजाब में, और इसी के अंदर फर्दर रूल्स भी इसके अंदर इनकॉर्पोरेट किए जा रहे हैं, और लेटेस्ट जो जजमेंट्स हैं वो इनकॉर्पोरेट करके वो आगे सिस्टम को स्मूथ कर रही हैं। और अल्टीमेटली अगर आप देखेंगे आज से 5 साल बाद ये सिस्टम काफ़ी फ्लरिश हो चुका होगा, और इसमें डिफरेंट आप देखें जो आपकी हायर कोर्ट्स हैं वो भी इन्वॉल्व हैं, और वो चाहते हैं कि बहुत सारे ऐसे मैटर हैं जिनके अंदर अभी उन्होंने रिसेंट डिसीजन दिए हैं कि वो एडजुडिकेट हों थ्रू ADR और उसके डिफरेंट मोड्स के तहत। तो ये इसका सारा बुनियादी पर्सपेक्टिव है जिसके तहत ये सारी की सारी प्रोसीडिंग्स जो होती हैं वो इनिशिएट होती हैं। अब अगर आपका कोई क्वेश्चन इससे रेलेवेंट है ADR लॉ के हवाले से तो वो आप ज़रूर कर सकते हैं। लगता है सवाल कोई नहीं है, तो बस फिर मुझे इजाज़त देंगे। आप बहुत शुक्रिया जनाब उमैर रज़ाक भट्टी साहब, जो कि ADR पर लेक्चर दे रहे थे, यानी अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, और उन्होंने बताया कि आर्बिट्रेशन और मीडिएशन में फ़र्क क्या होता है और इसको किस तरीके से तकाबली जायज़ा लिया जाता है और किस तरह से सालिस मुकर्रर करके लीगल और जुडिशल सिस्टम के अलावा आप अपने केस का फ़ैसला करवा सकते हैं। तो मैं बहुत मशकूर हूँ सर आपका, आपने टाइम दिया, और मेरी भी कोशिश है कि मैं कोई एक लेक्चर खुद भी दे सकूं। मेरा एक टॉपिक है CPC, तो मैं इंशाल्लाह जैसे ही कोई शेड्यूल बनेगा उस शेड्यूल में मैंने खुद भी लेक्चर देना है। तो मैं आप तमाम दोस्तों का बहुत मशकूर हूँ, आप तशरीफ़ लाएँ, और अटेंडेंस शीट आपके दरमियान मौजूद है, काइंडली अपनी अटेंडेंस को इंश्योर कर दें। ये न समझिएगा
कि ये रिकॉर्ड नहीं हो रही चीज़ें, ये रिकॉर्ड हो रही हैं और ये आपके ही फ़ायदे के लिए हैं, तो इसलिए ज़रूर इसमें शामिल हुआ करें। ठीक है, मैं एक बार फिर आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत मशकूर हूँ कि आप तशरीफ़ लाए। और नेक्स्ट लेक्चर जो है वो इंशाल्लाह मैंने बताया है कि अगले वीक में 3 लेक्चर हमने करने हैं, तो और टाइमिंग 10:30 बजे होगी। ठीक है, और वो चीज़ें जो है वो पब्लिक कर दी जाएंगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।